और मैंने एमआईटी जयपुर से एमटेक करना है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और थोड़ी सी तकलीफ हो गया तो मैंने थर्मल इंजीनियरिंग में एमटेक करा है। मैकेनिकल का एक पार्ट है ये। जैसे जैसे आप आगे जाते हैं स्पेसिफिकेशन बढ़ता जाता है तो ठीक है। एंड आई एम फिल्म टीचर फॉर द स्पेसिफिकली फॉर मी एंड जेईई। ठीक है। तो आज से आपका सेशन स्टार्ट करते हैं 11 का। ठीक है। फिजिक्स भी स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्कस मैं करता हूँ कि फिजिक्स में बेसिकली दो तरीके की चीजें होती हैं। ठीक है। फिजिक्स में दो तरीके की चीजें होती हैं। एक होता है फिजिकल एनालिसिस। एक होता है फिजिकल एनालिसिस। ठीक है। और दूसरा होता है मैथमेटिकल एनालिसिस। मैथमेटिकल एनालिसिस। मैथमेटिकल एनालिसिस या फिर कहा जाए तो इसे कहते हैं हम समटाइम्स एनालिटिकल एनालिसिस कहते हैं। एनालिटिकल एनालिसिस। आपको एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं कि फिजिक्स विदाउट मैथमेटिक्स इज इमैटेरियल। सिर्फ फिजिकल रीजन जान के क्या होगा। ठीक है ना। किसी चीज का फिजिकल रीजन जान के क्या मिलेगा हमें कि फिजिक्स विदाउट मैथमेटिक्स इज नथिंग। फिजिक्स विदाउट मैथमेटिक्स कोई मतलब नहीं। फिजिक्स विदाउट मैथमेटिक्स इज इमैटेरियल। इज इमैटेरियल। हालांकि जनरली फिजिक्स के टीचर मैथमेटिक्स का पक्ष नहीं करते हैं, लेकिन मैं एक क्लियर कर दूं कि फिजिक्स भैया मैथमेटिक्स के बिना चल नहीं सकता। चाहे कुछ पंगु हो जाएगा, वो अपंग हो जाएगा, क्लियरली बता दूं। ठीक है। मैथमेटिक्स का अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, लेकिन फिजिक्स बिना मैथमेटिक्स के एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ठीक है। तो फिजिक्स में बेसिकली दो चीजें पढ़ते हैं, फिजिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस। फिजिकल एनालिसिस में हम लोग क्या पढ़ते हैं। देखिए फिजिकल एनालिसिस जितने भी नेचुरल फिनोमेना हो रहे हैं वो सब के सब क्या है। जितने भी नेचुरल फिनोमेना जो भी नेचर में आप देख रहे हो वो ठीक है। इवन मैन मेड जो भी मैन मेड चीजें देख रहे हो ऑल आर कम्स अंडर द फिजिकल फिनोमेना, नेचुरल फिनोमेना। ठीक है। जैसे मैं नेचुरल फिनोमेना लिखूंगा मैं, या कह सकते हो आप फिजिकल, या कह सकते हो आप फिजिकल फिनोमेना। एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊंगा मैं, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं आपको, तो एग्जांपल के तौर पे जैसे हम चल रहे हैं, दैट इज आल्सो कम्स अंडर द फिजिकल फिनोमेना, या कह सकते हो नेचुरल फिनोमेना। ठीक है। अगर मैं बात करूं तो हमारा मोबाइल चल रहा है, हमारा लैपटॉप चल रहा है, ये बोर्ड चल रहा है, ये बल्ब चल रहा है क्लासरूम में, ये बिजली आ रही है। ठीक है। ये बिजली कहाँ से जनरेट हो रही है। ठीक है। ये चाहे आपका हवा चल रही है, समुद्र में लहरें उठ रही है, सूरज की रोशनी आ रही है, हमें कोई चीज दिखाई दे रही है। ठीक है। तो ये सब के सब कम्स अंडर द फिजिकल फिनोमेना। ठीक है। अब फिजिकल फिनोमेना, फिजिकल एनालिसिस क्या करता है, इस फिजिकल फिनोमेना के बारे में बताता है कि इस फिजिकल फिनोमेना के पीछे एक्चुअल रीजन क्या है। ठीक है। मैंने कहा कि व्हाट इज एक्चुअल रीजन। अगर नीचे ना दिखे आप लोगों को में भी तो आप लोग मुझे बताना चैट में, ताकि मुझे पता चल जाए कि नीचे नहीं दिख रहा है, मैं इसे थोड़ा ऊपर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। फिजिकल फिनोमेना, फिजिकल फिनोमेना मैंने कहा फिजिकल एनालिसिस क्या बताता है। इट्स एक्चुअल रीजन, व्हाट इज एक्चुअल, व्हाट इज एक्चुअल रीजन, व्हाट इज एक्चुअल रीजन और फिजिकल रीजन भी इसे कहते हैं। फिजिकल रीजन बिहाइंड एनी फिजिकल फिजिकल फिनोमेना, फिजिकल फिनोमेना। तो बिल्कुल है। मैंने कहा कि इतने सारे फिजिकल फिनोमेना की बात की है मैंने। ठीक है।
कि मोबाइल कैसे चल रहा है, ये आपका फोन कैसे चल रहा है, ये चीजें तो आप जाके इंजीनियरिंग में वैसे ही, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हो तो अपने इंजीनियरिंग में, तो वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि ये मोबाइल कैसे चल रहा है, किस तरीके से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करके आपको डिस्प्ले एंड ऑल सारी चीजों में दिखा रहा है। ठीक है, तो ये एक अलग चीज है, बट जो मैंने कहा कि दिखाई कैसे देता है, हवाएं कैसे चलती है, समंदर में लहरें कैसे उठती हैं, हम चलते कैसे हैं, ये सारा कुछ डील जैसे जैसे हम फिजिक्स को आगे बढ़ते जाएंगे वो आपको समझ में क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, तो मैंने कहा फिजिकल एनालिसिस में क्या पढ़ते हैं, व्हाट इज एक्चुअल रीजन और फिजिकल रीजन बिहाइंड एनी फिजिकल फेनोमेना, वो एक्चुअली मीनिंग बता, और वही मैथमेटिकल एनालिसिस क्या करता है इन फिजिकल फेनोमेना, इस फिजिक्स रीजन को, इस फिजिकल रीजन को, ये एक्चुअल रीजन को मैथमेटिकली एनालाइज करता है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि भाई मेरी बाइक चल रही है, बाइक के पीछे चलने के पीछे इंजन लगा हुआ है और सारा कुछ लगा हुआ है। ठीक है, इंजन में भी आपका क्या है, इंजन एक फिजिकल सिस्टम है। जैसे फिजिकल सिस्टम क्या होता है, एक बात समझिए, फिजिकल सिस्टम वो होता है जिसपे हमारा कंसंट्रेशन या हमारा स्टडी पूरा क्या होता है, फोकस्ड होता है, इसलिए फिजिकल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो हमारा इंजन एक फिजिकल सिस्टम, उसके कारण हमारा बाइक चल रहा है, लेकिन कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहा है, क्या दे रहा है, आखिर कितना थ्रस्ट लगा रहा है, क्या लगा रहा है, एवरीथिंग सब कुछ, अगर ये जब तक नहीं पता चलेगा तब ये पता नहीं चल पाएगा कि हमारे बाइक का एफिशिएंसी क्या है, उस इंजन का एफिशिएंसी क्या है, कितना पेट्रोल यूटिलाइज कर रहा है, उसका पावर कितना जनरेट कर पा रहा है, और हमारा बाइक मैक्सिमम स्पीड तक कितना जा पाएगा। तो ये सारा कुछ कौन होता है, ये सारा कुछ सिस्टम में फिजिकल रीजन से एक अलग चीज है, वो मुझे फिजिकल एनालिसिस कि ये चीजें होंगी तो इस तरीके से बाइक चलेगा। ठीक है, लेकिन कितना पावर जनरेट कर रहा है, कितना एनर्जी, कितना फ्यूल कंज्यूम करेगा, क्या क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, एवरीथिंग किस तरीके से रिएक्शंस, ये सारा कुछ डिस्कशन हमारा कौन करेगा, मैथमेटिकल एनालिसिस, यस इट इज कॉल्ड एज मैथमेटिकल एनालिसिस कहते हैं हम इसे। ठीक है, जैसे एक सिंपल सी बात करूं कि मैंने, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, उसने क्या किया, कुछ काम किया, अब कितना उसने उस काम के थ्रू, उस वर्क के थ्रू एनर्जी यूज किया, या फिर कैसे पता चलेगा, ये तो पता चलेगा कि भाई उसने काम किया, इस तरीके से वर्क हुआ, और हमें हमारा एनर्जी यूज हुआ, लेकिन कितना यूज हुआ, क्या मतलब, कौन देगा, ये सब कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस देगा। ठीक है, हम चल रहे हैं, चल किस कारण से रहे हैं, एक फ्रिक्शन की वजह से चल पा रहे हैं, थोड़ा सा क्लिप दूं मैं आपको, फ्रिक्शन की वजह से हम चल पाते हैं जनरली। ठीक है, तो बात ये आती है कि कितना लग रहा है, उसकी वैल्यू क्या है, ये कौन देगा, अगेन मैथमेटिक्स एनालिसिस देगा। तो मैंने कहा फिजिकल रीजन कौन बताएगा, फिजिकल एनालिसिस बताएगा, लेकिन फिजिकल सिस्टम जिसपे हमारा स्टडी फोकस्ड है, जो सारे फिजिकल फिनोमेना परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, उस फिजिकल सिस्टम के बारे में हमें सारा मैथमेटिकल, उसके बारे में सारा वैल्यूज पता करना है, न्यूमेरिकल वैल्यूज पता करना है, उसके बारे में सारी इसका सहारा लेना पड़ेगा, 20 मैथमेटिकल एनालिसिस सहारा लेना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग you cannot keep the mathematics in the book from the physics, physics से हम mathematics को skip नहीं भी हम नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए मैथमेटिक्स हर हाल में बहुत जरूरी ना। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लिटिल बिट आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पे क्लियरली आपको ये मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा है। ठीक है, ये डेफिनेशन भी लिखा है कि फिजिक्स क्या है और मैथमेटिक्स का यूज क्या है। तो physics deals the actual reason or physical reason behind natural phenomena or physical phenomena। ठीक है, क्लियरली मैंने इस चीज को पीछे के स्लाइड्स में क्लियर कहा है। और मैथमेटिक्स क्या करता है भाई, मैथमेटिक्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टूल, औजार, औजार का मतलब ये नहीं कि हथौड़ी वगैरह लेके बैठ गए, ये नहीं है, ठीक है ना, ये थ्योरेटिकल औजार है, ऐसे समझिए, दिस इज द थ्योरेटिकल औजार जिससे हम प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स को क्या कर सके, प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स को एनालाइज कर सके, उसे सॉल्व कर सके। स्ट्रॉन्गेस्ट टूल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स, या कह सकते हैं मैथमेटिक्स इज यूटिलाइज्ड टू डू और एनालिटिकल एनालिसिस एनी फिजिकल सिस्टम। मैंने अभी कहा फिजिकल सिस्टम का मतलब क्या है, फिजिकल सिस्टम में
जिस पे हमारा स्टडी फोकस हो, जिस पे हमारा कंसंट्रेशन हो, इसी के बारे में हमें भाई जैसे इंजन मैंने क्या कहा वो एक फिजिकल सिस्टम है। इसी के बारे में हमें पूरा का पूरा क्या करना है? एनालिसिस करना है। ठीक है? उसके अंदर सारे मैंने कहा फिजिकल फिनोमेना परफॉर्म हो रहे हैं, उसके बारे में हमें अब किस तरीके से पावर जनरेट कर रहा है, क्या फ्यूल कंजम्पशन है, क्या है, एवरीथिंग वी हैव टू नोटिस। हमें उसे नोटिस करना है, उन्हें एनालाइज करना है, उन्हें मेंटल टाइम देना है। ठीक है? करेगा resolve। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है, हम छोटा सा एग्जांपल है। देखिए मैंने कहा कि आप नीट से एक क्लियर कर दे रहा हूँ, चाहे आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप जेई का। नीट वाले सोच रहे होंगे कि मैं नीट का एग्जाम दे रहा हूँ तो मैं इतना मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ूंगा, कोई आइडिया मैं यहाँ पे उतना मैथमेटिक्स पढ़ा नहीं बनूंगा, चला ही मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। पहली चीज जितना सबसे पहले किसके लिए जरूरत हो? फिजिक्स के लिए जरूरत है, आपको सिलेबस के लिए, आपके एग्जाम के लिए जरूरत है, उससे ज्यादा मैं पढ़ाने वाला नहीं। ठीक है? वो आपका मैथमेटिक्स का पार्ट होगा। और नीट के लिए तो वो भी मतलब जितना पढ़ा दिया वही समझ से। ठीक है? नीट और जेई, जेई मेंस खास करके मैं, ठीक है, जेई मेंस खास करके मैं बोलूं तो दोनों का लेवल आज के डेट में क्या है? जेई मेंस, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट द एडवांस। जेई मेंस और नीट दोनों का लेवल बिल्कुल सेम है। तो ये मेरे नीट वाले ये नहीं सोच सकते हैं कि हमें जब दोनों का लेवल सेम है तो आप तो ना मैथमेटिक्स तो पढ़ना ही है, फिजिक्स की काम आएगा, इसलिए आप इससे भाग नहीं सकते हो। आपने सोचा कि मैं बायोलॉजी ले लूंगा, कई स्टूडेंट इसलिए भी बायो लेते हैं, उनका बहुत अच्छा मैथमेटिक्स नहीं है। लेकिन भैया भैया आप यू कैन नॉट स्किप, छोड़ो फिजिक्स की बात मत छोड़ो, यू कैन नॉट स्किप मैथमेटिक्स इवन फ्रॉम योर लाइफ। अपने लाइफ का मैथमेटिक्स को स्किप नहीं कर सकते हो, इसलिए इस चीज को भूल जाइए। अरे रुपया कमाओगे डॉक्टर बन के तो सीधी सी बात है कि वो भी उसके लिए भी न्यूमेरिकल वैल्यू, 1 करोड़ रुपया 2 करोड़, तो मैथमेटिक्स कहाँ जा रहा है भाई? मैथमेटिक्स तो चाहिए ही चाहिए लाइफ में। ठीक है? तो मैंने कहा कि इसलिए ये मत सोचिए कि नीट से है हम तो हमें मैथमेटिक्स क्यों, मैथमेटिक्स बिना फिजिक्स के एक न्यूमेरिकल रेस्ट एंड मोशन से आप मैथमेटिक्स रिक्स मैथमेटिक्स आ जाता है। फर्स्ट चैप्टर मैं यही मानता हूँ कि फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर आपका रिलेशन न्यूटन से स्टार्ट होता है। ठीक है? तो मैंने कहा कि एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं वो कि आप लोगों ने सब लोग सुना, इवन बायो वाले भी सुने होंगे कैलकुलस के बारे में। तो मैं बता रहा हूँ कि कैलकुलस का सबसे बड़ा सबसे पहले खोज किसने किया था, इनके बारे में सब लोग आप जानते हो, सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन साहब ने किया था इसके बाद इसका शोध। ठीक है? आप सोचो कि आपके न्यूटन साहब तो फिजिक्स के वो थे, रिसर्चर थे, इन्होंने ये मैथ्स का काम क्यों शुरू करना शुरू किया? आप सोच सकते हो कि फिजिक्स में कुछ प्रॉब्लम्स आए होंगे फिजिकल फिनोमेना को सॉल्व कर रहे थे, सिस्टम के एनालिसिस करते टाइम। ठीक है? जिसके कारण उन्हें एक मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ी होगी। ठीक है ना? और आप सोचो उस प्रॉब्लम फिजिक्स सॉल्व करने के लिए न्यूटन साहब ने एक नया मैथमेटिक्स बना दिया, एक नया पूरा का पूरा नया मैथमेटिक्स दे दिया इस पूरी दुनिया को। अब लोग पढ़ते हैं वो भी। ठीक है? कैलकुलस न्यूटन साहब को देना है, आपको बता दूं अगर आपको नहीं क्लियर होगा तो न्यूटन साहब का देना है। इसलिए ये भूल जाओ कि फिजिक्स अगर पढ़ रहा है वो मैथमेटिक्स तो आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है? आई होप। तो इसलिए मैंने कहा कि यू कैन नॉट स्किप मैथमेटिक्स फ्रॉम योर फिजिक्स, तो इसलिए आपको हर हाल में पढ़ना ही है, उतना तो पढ़ना ही है जो आपका एग्जाम पास कर। मेरा टारगेट यही है, मेरा टारगेट आपको ज्ञाता बनाने के लिए इतना मैं क्लियर कर रहा हूं। आपको ज्ञाता बनाने का नहीं है, आपको स्कॉलर बनाने का मेरा काम नहीं है। मेरा काम है यहाँ पे कि आप एग्जाम पास कर जाइए, एक बार एग्जाम पास कर जाओ, जिस दिन आपको बुक पढ़ने में हिचक नहीं होगी, किसी भी फिजिक्स के बुक को उठाकर आप पढ़ने में हिचक नहीं होगी, उस दिन आप वैसे ही स्कॉलर बन जाओगे। डोंट वरी, फिर टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा काम यही है भैया मेरे कि आपका एग्जाम पास करा दूं, किसी बुक को पढ़ने में आपको फिर डर ना लगे कि अरे यार ये फिजिक्स की बुक मुझसे मैं पढ़ूंगा तो ऐसे समझ में आएगा नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं। अगर पावर ऑफ मैथमेटिक्स है भैया मेरा, आप थोड़ा सा फिजिकल रीजन जानते हो तो किसी भी सकते हो, ये मेरी गारंटी। ठीक है? तो डोंट वरी, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आएगी देख दिया होगा कि आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। वो पोर्शन ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ जो फ्रिक्वेंटली आपके फिजिक्स में यूटिलाइज होता है। और
उसे हम कहते हैं बेसिक मैथमेटिकल टूल। मैंने कहा कि ये मत सोचना कि ये आप हथौड़ी और वो सारा कुछ लेके यहाँ पे खड़े हो जाए, थ्योरेटिकल हम क्या करना, ठीक है। बेसिक मैथमेटिकल which is utilized in physics, which is utilized in physics, ठीक है, which is utilized in physics। चलिए मेरे हिसाब से क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। which is utilized in physics। सबसे पहले सिलेबस पे डील कर लूं। फर्स्ट आई एम गोइंग टू डील सिलेबस, ठीक है, सिलेबस डील कर रहा हूं मैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा, एट फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस ट्रिगोनोमेट्री, क्योंकि भैया मेरे ट्रिगोनोमेट्री का भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। और ट्रिगोनोमेट्री तो मेरे हिसाब से आप 9th 10th में इतना पढ़े होंगे सफिशिएंटली कि बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। मतलब मैक्स 1 से 2 दिन में ये ट्रिगोनोमेट्री, मैक्सिमम 3 दिन में ट्रिगोनोमेट्री कवर हो जाएगा। और एक चीज आपको बताऊं कि अभी तो आप पहला क्लास है, ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा क्लास होगा नहीं, लेकिन रेगुलरली आपका 1.5 घंटे की क्लास चलेगी। ये माइंड मेकअप आप लेते हैं, माइंड मेकअप करने से ये होता है बहुत ज्यादा माइंड में लोड नहीं, ठीक है ना। तो ये माइंड मेकअप कर लेना कि 1.5 घंटे की एटलीस्ट आपकी क्लास होगी, ठीक है, जब भी होगी, ठीक है। जो स्टूडेंट ऑनलाइन ज्वाइन कर पाएंगे इट्स ओके, जो स्टूडेंट ऑनलाइन ज्वाइन नहीं कर पाएंगे वो रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे, दैट्स इट, ठीक है, इतना ध्यान रखें, ठीक है। और एक चीज और बता दूं कि अभी देखो यार क्या है कि धीरे धीरे अभी हो सकता है आपको ईपू वगैरह सुनाई दे रहा होगा, धीरे धीरे ये हम रिजॉल्व करने के प्रयास में हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, धीरे धीरे ये सारा जो जो इश्यूज आ रहे हैं ये सारा कुछ रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अ, हमें कुछ समय दीजिए, हम इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकें। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लिटिल बिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली मैं क्या क्या डील करूंगा अभी बताओ। ये मत सोचना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सब कुछ डील करना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन और उतना ही स्ट्रेट लाइन जितना अभी मत सोचो कि मैं बुक उठा के आज से दोबारा की बुक उठा के मैं आप क्वेश्चन लगवा रहा हूँ करना था, ये मत सोचना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने इतना ही कहा कि कहाँ यूटिलाइज हो जाए आपके, तो आप इजीली अपने न्यूमेरिकल में यूटिलाइज कर सकते हो। स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सेकेंड वन पैराबोला, पैराबोला। एंड थर्ड वन आपका सर्कल। बाकी दो चीजें मिलने और बचता है आपका हाइपरबोला एंड एलिप्स, ये दोनों आप मैथमेटिक्स इवन ये इसको भी मैं ब्रॉडर वे में तो आप कहाँ पढ़ोगे, मैथमेटिक्स में ही पढ़ोगे, यहाँ पे तो सिर्फ किसके लिए, फिजिक्स के लिए पढ़ा, दैट्स इट। सर्कल, सर्कल के बाद इसी में थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा मैं। फोर्थ वन एसिम्प्टोट के बारे में, इसी कोऑर्डिनेट में भी एसिम्प्टोट के बारे में, एसिम्प्टोट। और देन आफ्टर टेंजेंट, टेंजेंट, देन आफ्टर कॉट, देन आफ्टर कॉट, लिटिल बिट इन चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा कि ये क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये सारा डिस्कशन करने के बाद फाइनली वी मूव टू द कैलकुलस। कैलकुलस को हम लोग, क्योंकि मैंने कहा कि ये सबसे ज्यादा, मैं आपको बताऊं कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कैलकुलस। कैलकुलस बिना तो आप एक स्टेप और ट्रिग्नोमेट्री बिना एक स्टेप आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, बस इतना, ठीक है, एक स्टेप आप आगे नहीं बढ़ सकते। कैलकुलस की अगर बात करें अगर हम, तो सबसे पहले हम देखेंगे लिटिल बिट फंक्शन। कहा अगेन बहुत ज्यादा नहीं, फंक्शन के बारे में अब आप अगेन आपने कैलकुलस में पढ़ते हैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, जितनी जरूरत है उतना पढ़ो। तो मेनली क्या है, 5 फंक्शन के बारे में पढ़ना है, 5 फंक्शन अधिक के बारे में पढ़ना नहीं है, वो यही पे थोड़ा बहुत ग्लिम्स दे दूं मैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्डिनेट क्या, शॉर्ट फॉर्म में इसे आप भी याद रख सकते हैं, ठीक है। R stands for inverse trigonometrical function, L stands for logarithm, A stands for algebraic, T stands for trigonometry, trigonometrical function, trigonometry यहाँ पढ़ाऊंगा मैं, और E stands for exponential, ठीक है। तो आइए आपको याद रखना है मेनली, अगर ये 5 फंक्शन के बारे में क्लियर है इसमें इवन फिजिक्स छोड़ो ना, आपको मैथमेटिक्स में भी इससे ज्यादा आपका फंक्शन नहीं है।
ठीक है। हालांकि और भी फंक्शन होते हैं, बेसिस फंक्शन, गामा फंक्शन। अब ये मत सोचना कि मैंने इतना नाम लिया तो बस यही पढ़ना है, भैया मैंने और भी आगे फंक्शंस होते हैं, लेकिन दैट इज नॉट योर पार्ट ऑफ सिलेबस, ठीक है ना। तो ये मत सोचना और भी फंक्शंस होते हैं इसके अलावा भी, लेकिन आपका जो सिलेबस है इसी पे डिपेंड आई, क्योंकि होता क्या है कि टीचर एक बार बोल देता है, टीचर बोल देता है, स्टूडेंट उस बात को पकड़ लेते हैं कि टीचर ने तो यही बोला था। अब जब आप हायर इलेक्ट्रिसिटी में बात करोगे, अब बेसिक फंक्शंस और गामा फंक्शंस के बारे में पढ़ोगे, तो आपको होगा तो टीचर ने तो ये तो बताया ही नहीं था, ठीक है ना। तो टीचर वहां पे आपको लगेगा यार, यार टीचर को तो नॉलेज है ही नहीं, मुझे ही नॉलेज है, मतलब एक वो हो जाता है स्टूडेंट के अंदर आ जाता है, तो इंजीनियरिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो भाई मैंने भी इंजीनियरिंग करा है, आप तो दोनों एमटेक, सो डोंट वरी, मुझे ये चीजें पता है कितना कितना तक आप जा सकते, ठीक है। तो खैर उन बातों से फिर वापस आते हैं आइए, ये आपको बेसिकली पढ़ना है। देन आपकी सेकंड में कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी देखो, लिमिटों के बारे में सबसे ग्लिम्स दूंगा मैं, लिमिट मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लिमिट इज नॉट यूज नहीं होता है, क्लियरली बता दूं। कॉन्टिन्यूटी और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के बारे में बताऊंगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूइंग क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा लिटिल बिट नहीं मैं। continuous function या continuum, sometimes it is called as a continuum, फिजिक्स में आपको continuum सिस्टम कहते हैं उसे, ठीक है ना। फिजिक्स में उसे हम continuum सिस्टम कहते हैं, फिजिक्स में हम इसे, चीजें रहती सेम है, बस उसे थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, continuity, ठीक है। continuum सिस्टम क्या है, continuity के बारे में डिस्कस करेंगे लिटिल बिट, देन आफ्टर अब यहाँ पे मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यहीं पे लिखूंगा मैं, ठीक है, यही लिखूंगा मैं। कॉन्टिन्यूटी की बात क्या आता है आपको, कॉन्टिन्यूटी की बात या कॉन्टिन्यूअस सिस्टम की बात आता है आपका। थर्ड वन डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन आपका कैलकुलस की सबसे इजी टॉपिक, सबसे इजी टॉपिक, लेकिन आपके फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। यहाँ पे फिर से मैं एक बार टेंजेंट को डिस्कशन करूंगा, डिफरेंशिएशन पढ़ाने के बाद लास्ट में इसके ग्राफिकल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस होगा, और ग्राफिकल कॉन्सेप्ट में अगेन टेंजेंट, डोंट वरी, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट में, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट में अगेन एक बार टेंजेंट के बारे में डिस्कस करूंगा, देन आफ्टर फोर्थ वन डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का भी क्या करूंगा, सब कुछ पढ़ाने के बाद लास्ट में इसका ग्राफिकल कॉन्सेप्ट, ग्राफिकल मीनिंग डिफाइन करूंगा कि इंटीग्रेशन का क्या होता है, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसके थ्रू आपको फिजिकल न्यूमेरिकल आपको अगेन सॉल्व करना आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। अब इतना पढ़ाने के बाद आगे छोटा सा चैप्टर और बचता है अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा छोटा सा इसलिए बोलूंगा कि अपने फिजिक्स के लिए बहुत ज्यादा यूज नहीं है, और जितना पढ़ना है उतना आप मैक्सिमम चीजें अलजेब्रा में जानते हो, क्योंकि 9th 10th में कहीं ना कहीं आपने, तो अलजेब्रा में क्या पढ़ाऊंगा मैं, बेसिकली सीक्वेंस एंड सीरीज लिटिल बिट, सीक्वेंस एंड सीरीज, अलजेब्रा में मैक्सिमम एक या दो है, मैक्सिमम एक या दो है, उससे ज्यादा नहीं, सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज लेकिन, देन आफ्टर सीक्वेंस एंड सीरीज के बाद मैं पढ़ाऊंगा डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट आपके वेक्टर में अगेन यूटिलाइज होगा, जब क्रॉस प्रोडक्ट आप पढ़ोगे तो डिटरमिनेंट का यूज होगा, ठीक है। क्योंकि अब आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, अब आप एकेडमिक की प्रिपरेशन भूल जाओ, ठीक है ना। जेईई एकदम बिल्कुल डिफरेंटली चीजें डिस्कस करता है, ठीक है ना। डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट के बाद देन बायनोमियल लिटिल बिट डिस्कस करूंगा मैं, बायनोमियल, बायनोमियल के बाद कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज डायरेक्टली, ठीक है ना। हालांकि कि इन फार्मूले का भी क्या है आपका डेरिवेशन है, बट आप इस फार्मूले का ये जो यहाँ पे फार्मूला सॉरी डिस्कस करूंगा, इन फार्मूले का डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है, इन फार्मूलाज का जो भी पढ़ाऊंगा, इन फार्मूलाज का डेरिवेशन आपका टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज के बेसिस पे होता है, बट उतना हमें डिटेल में पढ़ना नहीं है। जब आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ोगे इंजीनियरिंग में जाके, तब आपको इनका क्या पढ़ना है, इनका डेरिवेशन पढ़ना है कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, मतलब दो तीन ज्यादा नहीं पढ़ा, बाकी आप मैथमेटिक्स में पढ़ो, ठीक है, इजीली पढ़ोगे कि इन फॉर्मूलाज का डेरिवेशन कैसे,
ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली योर टॉपिक ऑफ फॉर मैथमेटिक्स। ये सिलेबस है आपका मैथमेटिक्स का, और यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग द ट्रिग्नोमेट्री। आज ये पहला क्लास है, इसलिए ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था, और आज इतना ही रहने दे रहा हूँ। फ्रॉम टुमारो डिस्कस ट्रिग्नोमेट्री इन प्रॉपर वे। सो थैंक यू, आज के लिए बस इतना है। टुमारो आई विल डिस्कस ऑनवर्ड्स। थैंक यू सो मच माय डियर।